चलो क्लास स्टार्ट करें बेटा। ठीक है, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। देखो बेटा, आज हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चन शायद आप लोगों के नहीं भी होंगे जिन बच्चों ने प्रैक्टिस करी होगी। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी of a dipole in uniform electric field। हाँ, देखो बेटा, आपके पास डाइपोल क्या क्या था आपके पास? आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाइपोल जिसके अंदर दो चार्जेस होते थे। डाइपोल की कंडीशन क्या थी कि नेट चार्ज क्या होना चाहिए? जीरो। डाइपोल की कंडीशन थी कि नेट चार्ज क्या होना चाहिए? जीरो। फिर हमने पढ़ा था डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट को P से लिखते थे चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। तो ये होता था हमारे पास डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे हैं जब किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए इधर। देखिए, जैसे मान लिया आपके पास बेटा, ये आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, फील्ड कैसी आपकी? यूनिफॉर्म। अब इसमें आपने एक डाइपोल को रखा, ये इसका माइनस क्यू चार्ज, ये इसका प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और डाइपोल की लेंथ कितनी है आपकी? L। तो ये हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, जब किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा? आपका टॉर्क। ठीक है, अब देखो, ये डाइपोल मान लिया पहले इलेक्ट्रिक फील्ड में इस एंगल पर था θ1 पे, फिर वो ऐसे चला गया यहाँ पे, तो ये एंगल θ2। तो डाइपोल को पोटेंशियल एनर्जी क्या है? वर्क डन। भाई वर्क डन हमने क्या पढ़ा था? पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन किसके बराबर होगा? फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। वर्क डन माइनस डेल्टा यू, अगर आपके पास ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो, और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ये माने इलेक्ट्रिक हो गया, और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। इलेक्ट्रिक नेगेटिव होगा और एक्सटर्नल कैसा होता है आपका? पॉजिटिव। ठीक है, ये बात आप लोगों ने पीछे सीखी है। तो आपके पास क्या है, जब इस डाइपोल को, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, पहले ये डाइपोल इस एंगल θ1 पर रखा हुआ है। ठीक है, फिर ये डाइपोल ऐसे चला गया θ2, यहां से घूम के यहाँ θ2 पर। ठीक है, ये माइनस क्यू प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू। ठीक है, तो डाइपोल को θ1 एंगल से θ2 एंगल तक रोटेट करने में कितना वर्क डन हमें करना पड़ा? ये वर्क डन ही तो क्या है? वर्क डन किसके बराबर? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। तो हमें ये वर्क डन निकालना। वर्क डन किसके फॉर्म में होगा? इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। वर्क डन स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो कैसे करेंगे आप इसको? गुड मॉर्निंग साहिल। तो देखिए कैसे करेंगे इसको सोल्व बेटा। जब देखो हमने पढ़ा था वर्क डन, वर्क डन का फॉर्मूला होता है लीनियर के केस में फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन के केस में फोर्स का, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? लीनियर केस फोर्स में क्या होता है? F डॉट dx। लेकिन जब हम डाइपोल रोटेशनल मोशन की बात करते हैं, तो जब देखो डाइपोल, ये हमने पढ़ा था कि व्हेन ए डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो इट एक्सपीरियंस द टॉर्क। मतलब टॉर्क मतलब रोटेशन। तो जब रोटेशन में वर्क डन निकालते हैं तो वहां पे फोर्स का काम कौन करता है बच्चों? टॉर्क। और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट d θ। मेरी बात सुनिए बेटा, ये लीनियर फोर्स में बात करते हैं आप लोग। जब आप रोटेशन में वर्क डन निकालते हैं तो रोटेशन में वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा? क्योंकि रोटेशन में फोर्स का काम कौन करता है? टॉर्क। और dx का काम कौन करता है? d θ। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा था व्हेन ए डाइपोल placed in the uniform electric field, placed in the
it experience the torque, तो ये क्या एक्सपीरियंस करता है बच्चों, क्या एक्सपीरियंस करेगा ये आपका, जब किसी डायपोल को एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, आपका टॉर्क। और टॉर्क कितना आता था बेटा आपके पास, P क्रॉस E। ये पीछे लेक्चर से ध्यान करो, जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वाला लेक्चर पढ़ा है, तो हम लिख सकते हैं टो बराबर PE साइन थीटा। वर्क डन क्या है, टो इंटू डी थीटा, तो क्या बन जाएगा, टॉर्क की वैल्यू PE साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब रोटेशन कहां से कहां कर रहे हो बेटा, थीटा 1 से थीटा 2 तक। पहले ये एंगल कितना है, थीटा 1, और अब आपने यहां आ गए, ठीक है, तो ये वाला एंगल बना आपका थीटा 2। तो किस एंगल से किस डायपोल को थीटा 1 एंगल से थीटा 2 एंगल तक रोटेट करने में कितना आपको वर्क डन करना पड़ा, और वर्क डन किसके बराबर होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इतनी बात क्लियर, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। इतनी बात बताओ सबको समझ आई या नहीं आई। इतनी बात सभी बच्चों का आंसर रिस्पॉन्स आना चाहिए कि इतनी बात समझ आई या नहीं आई। आ गया, आगे चलूं, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का ये। बाकी बच्चे सो रहे हैं क्या, नींद आ रही है उनको, निहारिका, पल्लवी, प्रीति कहाँ है, प्रीति, प्रीति, ओके ओके चलो ठीक है। आगे देखो, आगे देखो, अब इसको सोल्व करते हैं। अब इसी इंटीग्रेशन को हम लोग सोल्व करते हैं। तो वर्क डन क्या आ जाएगा, PE तो बाहर लिख लो, थीटा 1 से थीटा 2 साइन थीटा इंटू डी थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस थीटा, माइनस कोस थीटा। इसका लिमिट लगा दो थीटा 1 से थीटा 2। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस थीटा, और फिर एंगल का डिफरेंशिएशन करके नीचे लिखते हैं। तो एंगल तो थीटा है, तो डी थीटा बाई डी थीटा 1 बन जाएगा। तो उसको लिखो या मत लिखो, ठीक है। ये इंटीग्रेशन करना आता है ना, जैसे मैं कहूँ साइन 3 थीटा का इंटीग्रेशन करो, तो क्या लिखोगे, माइनस कोस 3 थीटा। फिर क्या रूल है बेटा कि एंगल का डिफरेंशिएशन करके नीचे लिखते हैं। एंगल क्या, डी बाई डी थीटा इंटू 3 थीटा। इसका आंसर आएगा माइनस कोस 3 थीटा बाई 3। अब यहाँ पे एंगल थीटा है तो 1 आ जाएगा नीचे, तो 1 को आप लिखो या फिर मत लिखो, ठीक है। अब आगे देखो, यहाँ पे ये ध्यान रख लेना जिन बच्चों को इंटीग्रेशन नहीं पता, साइन का इंटीग्रेशन होता है बच्चों माइनस कोस 3 थीटा, और फिर एंगल का डिफरेंशिएशन करके नीचे लिखते हैं। अब एंगल इसमें 3 थीटा था तो 3 आ गया, यहाँ पे एंगल क्या है थीटा, तो डी थीटा बाई डी थीटा वो 1 बन जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो इधर, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये माइनस साइन बाहर लिख लो, माइनस PE कोस थीटा लिमिट थीटा 1 से थीटा 2। तो ये आया बेटा हमारे पास माइनस PE। अब क्या अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। माइनस को अंदर ले जाओ चाहे आप भले ही, ठीक है। तो ये बनेगा PE कोस थीटा 1, माइनस को अंदर ले जाओ तो ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस माइनस हो जाएगा। तो आपके पास वर्क डन इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये आपके पास क्या आया बेटा, बेसिकली देखो ये PE cos थीटा क्या बता रहा है, पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो वर्क डन किसके बराबर आया, PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। अब इसको ये जनरल फॉर्मूला आ गया आपके पास। वर्क डन इज स्टोर, देखो आपके पास वर्क डन किसके बराबर था, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के ना, फाइनल माइनस इनिशियल।
तो देखो वो एक तरीके से वही है। इसको मैं अगर खोलती भी हूँ तो देखो, इसको लिखोगे पी कोस थीटा 1 माइनस पी कोस थीटा 2। ठीक है, माइनस अगर आप बाहर लेते हो तो देखो ये है फाइनल और ये है आपकी इनिशियल। तो वर्कडन किसके बराबर आ गया? इनिशियल माइनस फाइनल। अगर आप इसको कॉमन ले लोगे माइनस तो क्या आ गया? फाइनल माइनस इनिशियल। तो देखो वर्कडन किसके बराबर आ रहा है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। वर्कडन किसके बराबर आया? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। इतनी बात नोट करिए, आपको ये ध्यान रखना है। अब देखो यहां से काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया हमारे पास, कंसेप्ट निकल के आया बेटा। यहाँ पे देखो वर्कडन किसकी फॉर्म में आ गया? आपका पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो U बराबर ये आया आपके पास पी कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। वर्कडन इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। वर्कडन इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब सुनो, एक बात ध्यान से सुनो। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया बेटा। क्या हुआ कि जब हम डाइपोल को थीटा 1 एंगल से थीटा 2 एंगल तक रोटेट करेंगे तो हमें वर्कडन कितना करना पड़ेगा? इतना वर्कडन करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत अच्छा पॉइंट निकल के आ गया। अब जनरली आपके ये जनरल फॉर्मूला है बेटा, आप इसको डायरेक्ट लगाओ या जनरली जब आप सॉल्यूशंस देखेंगे तो हमारे पास इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट होता है, इफ थीटा 1 कितना हो जाए? 90 डिग्री। अगर थीटा 1 कितना हो जाए? 90 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास एक जनरल कंसेप्ट निकल के आ जाएगा, पीई कोस 90 और थीटा 2 को मैं थीटा कह दूं। ठीक है, चलो अभी थीटा 2 को मैं थीटा 2 ही रहने देती हूँ, माइनस कोस थीटा 2। तो ये 0, तो पोटेंशियल एनर्जी की जनरल एक्सप्रेशन निकल के आया माइनस पी कोस थीटा 2। मतलब देखो एक जनरल एक्सप्रेस कंसेप्ट आया बेटा कि जब डाइपोल को किसी एंगल थीटा पर रोटेट करा, पैरेलल से वो किसी भी एंगल थीटा पर जब लेके आया तो आप ये एक्सप्रेशन लगा सकते हो। जब वो डाइपोल को एट एनी एंगल थीटा रोटेट करेगा, वो कहता है डाइपोल इज रोटेटेड एट एन एंगल थीटा, 60 डिग्री कह दिया उसने 60 डिग्री, उसने 70 डिग्री, उसने 80 डिग्री, उसने 90 डिग्री, तो आप लोग ये कंसेप्ट लगाएंगे तो ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट लगा सकते। ठीक है, तो ये जर्नल आ गया आपके पास। ये कब आ गया कि जब आप डाइपोल को इनिशियल पोजीशन से, यस बेटा, जब आप डाइपोल को इनिशियल पोजीशन से किसी एंगल थीटा पर रोटेट करोगे तो ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। इतनी बात क्लियर बच्चों सभी को? इसका स्क्रीनशॉट लो। यस, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा सारे। हो गया? हाँ ठीक है, आगे देखो। अब मैं इधर से हटा रही हूं। अब इतना देखो यहाँ पे, अब आपके पास आया u बराबर माइनस पीई कोस, माने इफ मैं कह देती हूँ थीटा 2 बराबर है थीटा की, तो लिख दिया मैंने कोस थीटा। अब मैं इसको इन जनरल ये भी लिख सकती हूँ बच्चों माइनस पी डॉट ई। आपको पता है जब कोस थीटा एंगल होता है तो हम क्या लिख सकते हैं? पी डॉट ई, डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में, तो यह आ जाएगा माइनस पी डॉट ई। अब इसके केस डिस्कस करते हैं। यहां से केस हमारे पास ये है, आपके पास माइनस पी कोस थीटा, यहां से इसके केस डिस्कस कर रहे हैं। किसी एंगल थीटा के लिए हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के केस डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब सुनो, यहाँ पे फालतू की चैटिंग नहीं, ये खटाना संदीप। ठीक है, आप सुनिए ध्यान से। अब जनरल केस डिस्कस करते हैं। यहाँ पे इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर थीटा की वैल्यू कितनी हो रही है बच्चों? 90 डिग्री हो रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। देन पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? 0 हो जाएगी। मतलब डाइपोल को आप लोग, किसी डाइपोल को आप इलेक्ट्रिक फील्ड के बाइसेक्टर पे लेके आते हो। देखो सुनो, पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या कहती थी? सुनो सुनो, पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या कह रही थी बेटा आपको? किसी डाइपोल को, किसी चार्ज को, पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या कहती थी
किसी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक मूव करवाने में जो वर्क डन करना पड़ा, उसे क्या कहते थे? पोटेंशियल एनर्जी। इस बात का मतलब क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जो वर्क डन होता था, उसे क्या कहते थे बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड। मेरी बात सुनिए, ध्यान दो एक बात पे। आप कहते थे चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जो वर्क करना पड़ा, उसे क्या कहते थे बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी। अब इस बात का मीनिंग समझिए। जब थीटा 90 है, थीटा 90 मतलब बेटा कुछ ऐसी सिचुएशन बनी, देखो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये है डाइपोल, माइनस का Q और ये Q, तो ये एंगल बना आपका 90 डिग्री। ये थीटा एंगल किसके बीच में? याद रखना, P एंड E के बीच में। थीटा बी द एंगल बिटवीन P एंड E, डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सुनो, इस बात का मीनिंग समझते हैं। थीटा 90 डिग्री का मतलब क्या है? कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। आप किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के जब परपेंडिकुलर लाओगे, जब किसी डाइपोल को तुम इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर लाओगे, तो आपको वर्क डन कितना करना पड़ेगा? 0। क्योंकि एक चार्ज के द्वारा आपके पास जितना पॉजिटिव होगा उतना ही दूसरे के द्वारा नेगेटिव होगा। मेरी बात समझिए। इसका मतलब क्या है? थीटा 90 है जब 0 का मतलब क्या है? कि जब किसी डाइपोल को जब तुम परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाओगे, जब तुम किसी डाइपोल को परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाओगे, तो तुम्हें वर्क डन कितना करना पड़ेगा बेटा? 0। वर्क डन कितना करना पड़ेगा आपको? 0। ठीक है। इट मीन्स इफ वी टेक एनी डाइपोल perpendicular to electric field, we bring any dipole perpendicular to the electric field, then work done क्या होगा बेटा? आपका 0। ये बात समझ आ गई सबको? उस सिचुएशन में आपको वर्क डन क्या करना पड़ेगा? आपको 0। इतनी बात क्लियर सबको? ठीक है, हटा दो इस केस को मैं यहां से। अब इधर देखो, ये सब मैं एक बार हटा रही हूं यहां से। ठीक है, अब नेक्स्ट केस देखिए। नेक्स्ट केस देखो, जब थीटा एंगल, केस नंबर 2, जब थीटा एंगल कितना हो जाए बेटा? 0। थीटा एंगल 0 का मतलब दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। मान लो कि व्हेन डाइपोल पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, कि डाइपोल जो है वो पैरेलल है किससे? इलेक्ट्रिक फील्ड के, या डाइपोल इज अलाइंस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइपोल किधर अलाइंस हो रहा है? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हेन डाइपोल इज अलाइंस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस पी थीटा, यहाँ पे 0। तो ये क्या होगी? मिनिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इट मींस दिस इज द मिनिमम, वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। एक बात बताओ, जब पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मिनिमम होगी, जब पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मिनिमम होगी, तो डाइपोल किस इक्विलिब्रियम में होगा? एनर्जी मिनिमम होती है तो इक्विलिब्रियम कैसा होता है? स्टेबल। इसका मतलब क्या हुआ? इन दैट केस डाइपोल इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। इस सिचुएशन में डाइपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा बेटा। ये बात क्लियर? यस, स्टेबल, यस अर्स, ठीक है। हाँ, जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है तो इक्विलिब्रियम कैसा होता है बेटा? स्टेबल। ये बात हमने टॉर्क में भी करी थी, मैं अभी पैरेलल में बनाऊंगी आपको, पर फिलहाल इसको नोट करो। ठीक है, तीसरा केस आता है बेटा कि जब थीटा कितना हो जाए? 180 डिग्री। जब थीटा कितना हो जाए? 180 डिग्री। थीटा 180 का मतलब क्या हुआ? कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है
और डायपोल मोमेंट आपका इधर है, तो थीटा कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी माइनस पीई कोस 180, और कोस 180 कितना होता है बेटा -1, तो ये माइनस पीई -1 माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ जाएगा पीई, कितना आ जाएगा पीई, यस। तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी आ गई पीई। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इस सिचुएशन में पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कैसी होगी बेटा मैक्सिमम। इस सिचुएशन में पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कैसी होगी मैक्सिमम। एक बार नोट करो, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बात करते हैं। मैं फिर से समझाती हूँ एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो। हाँ, पी मैक्सिमम हो जाए खुशी बेटा। हाँ, इस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बेटा मैक्सिमम हो जाएगी। हाँ, मैं एक बार फिर दोबारा से सारे केस लिखती हूँ, हटा दूं मैं एक बार ये। हाँ, अब देखो आपके पास क्या है कि एट एनी एंगल, अब याद रखना ये एक्सप्रेशन किसके लिए है, एट एनी एंगल, किसी एंगल पर जब आप रोटेट करते हो तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है पीई कोस थीटा। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है आपके पास यहाँ पे पीई कोस थीटा, ठीक है। अब सुनो, अब आप यहाँ पे 3 केस ले रहे हैं, केस फर्स्ट, केस सेकंड और केस थर्ड। पहले केस में थीटा कितना आपके पास, केस में इधर लिख देती हूँ, केस लिख लेते हैं यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू लिख देते हैं, यहाँ पे थीटा लिख लो और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू लिख लो। तो केस फर्स्ट में थीटा कितना आपका 90, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है माइनस पी कोस थीटा, तो कितना आ जाएगी वैल्यू 0। केस सेकंड, अगर थीटा कितना हो जाए 0, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास माइनस का पीई, और ये इक्विलिब्रियम कैसा होगा आपका स्टेबल, ये कैसा इक्विलिब्रियम होगा स्टेबल। केस थर्ड, अगर थीटा कितना हो जाए 180 डिग्री, तो डाइपोल की वैल्यू पीई, और ये कैसा इक्विलिब्रियम होगा अनस्टेबल, ये कैसा इक्विलिब्रियम होगा यहाँ पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम होगा बेटा ये कैसा हो जाएगा आपका अनस्टेबल। ये शायद थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू हो गया, अभी सही हो जाएगा बेटा, एक सेकेंड, ये बीच में शायद कोई कॉल आ जाती है उससे हो जाता है, अभी सही हो जाएगा बेटा ये। हाँ 1 सेकेंड बेटा, अभी हो रहा है, सही हो जाएगा। 1 सेकेंड, अभी सही हो जाएगा बेटा, शायद ये कोई नेटवर्क इश्यू हो रहा है आज। 1 सेकेंड बेटा। हाँ देखो, ये केसेस थे आपके अभी जो मैंने डिस्कस करे बेटा। क्या था, अ केस फर्स्ट, अगर थीटा 0 है एट एनी एंगल पर, अगर आपसे बात करें पोटेंशियल एनर्जी एट एनी एंगल, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। अगर आपसे कोई बात करे पोटेंशियल एनर्जी एट एनी एंगल, तो क्या आ जाएगा माइनस पीई कोस थीटा। देखिए अगर थीटा 90 है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अगर थीटा की वैल्यू 0 है तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम। इस सिचुएशन में पोटेंशियल एनर्जी कैसी है बच्चों, मिनिमम। इसी तरह इस सिचुएशन में पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कैसी होगी बेटा, मैक्सिमम। ये जो हमें टॉर्क वाला केस डिस्कस करा था ना बेटा, टॉर्क पीछे पढ़ा था पी साइन थीटा, तो हमें पढ़ा था अगर थीटा 0 है तो टॉर्क क्या हो जाएगा 0। फिर हमने बात कर दी अगर थीटा 90 डिग्री है तो टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी पी। थीटा 0 है टॉर्क 0, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम था, ठीक है। अगर थीटा की वैल्यू कितनी हो जा रही थी आपके पास 180 डिग्री, या 180 लिख लो पहले, तभी टॉर्क कितना था आपका 0, लेकिन ये कैसा इक्विलिब्रियम था, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और थीटा 90 था तो टॉर्क की वैल्यू कितनी हो रही थी आपकी मैक्सिमम पीई। ये आपने पीछे केस डिस्कस करे हैं टॉर्क के, कि अगर आपके पास टॉर्क कितना है, थीटा 0 है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, और थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। स्टेबल अनस्टेबल समझ आता है ना, बता रखा था पीछे भी। जैसे एक बॉल है, ये मान
एक बाउल है बंद, इसको यहाँ पे एक बॉल रख दूं, ठीक है, तो इसको एक बार फोर्स दोगे ये नीचे आ जाएगी, ये दोबारा अपने आप कभी भी वापस ऊपर नहीं जाएगी। तो ये कैसा इक्विलिब्रियम है? अनस्टेबल। ये कैसा इक्विलिब्रियम है बेटा? अनस्टेबल। और दूसरा जैसे मान लीजिए ये बाउल है, इसमें रखा हुआ बॉल यहाँ पे, अब इसको थोड़ा फोर्स दोगे वो अपने आप नीचे आ जाएगी, इटसेल्फ अपने आप क्या आ जाएगी? नीचे। तो ये कैसा इक्विलिब्रियम है बेटा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसे क्या बोलते हैं आप लोग? स्टेबल इक्विलिब्रियम। यस। तो स्टेबल अनस्टेबल जब टॉर्क समझाया था वहां पे भी बताया था मैंने आप लोगों को कि स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है। ठीक है, अब आगे इसको नोट करो, फिर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसके। हाँ, तो देखो एक क्वेश्चन था आपका, कल मुझे किसी बच्चे ने भेजा था। हाँ, वो क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नोट कर लो सारे बच्चे, मैं उस क्वेश्चन को बोल रही हूँ। क्वेश्चन था एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंट P is placed in a uniform electric field। ये हटा दो सब मैं। हाँ हाँ, एक बार मैं इसको हटा रही हूँ। इसको हटा रही मैं यहाँ से। क्वेश्चन था आपके पास एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट। क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल of dipole moment placed in a uniform electric field then क्वेश्चन के ए पार्ट में दे रखा था टॉर्क इज इक्वल्स टू P क्रॉस E। बी ऑप्शन में दे रखा था पोटेंशियल एनर्जी, ये फर्स्ट था, ये सेकंड। पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर थी? -P डॉट E। ठीक है, उसने पूछा था कि जो पोटेंशियल एनर्जी वो क्या होगी? -P डॉट E। और तीसरा पार्ट था फोर्स, नेट फोर्स ऑन द चार्जेस, नेट फोर्स on the dipole is 0। नेट फोर्स ऑन द डाइपोल इज 0, ये क्वेश्चन था। इसका ऑप्शन ए था फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, राइट, ऑल आर राइट, सभी राइट है। ठीक है, ऑप्शन बी में था फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। ऑप्शन सी था सेकंड एंड थर्ड ओनली। ऑप्शन डी में था फर्स्ट एंड थर्ड ओनली। ये आपका ऑप्शन दे रखा था। इसका ऑप्शन बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ सारे बच्चे। क्वेश्चन था कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंट P इज प्लेस्ड, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट कितना है? P। ठीक है, प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देन टॉर्क ऑन द डाइपोल। टॉर्क ऑन द डाइपोल क्या होगा? P क्रॉस E। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल P डॉट E। नेट फोर्स ऑन द डाइपोल इज 0। कौन सा ऑप्शन सही होगा बताओ? अभी अभी आपने टॉपिक पढ़ा है। रिजल्टेंट फोर्स ऑन द डाइपोल इज 0। बताइए कौन सा सही होगा बेटा? विच वन ऑफ द ऑप्शन इज राइट? कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए? विच वन ऑफ द ऑप्शन इज राइट? ऑप्शन आंसर कमेंट करिए जल्दी से। अरे अभी अभी टॉपिक पढ़ा है आपने कि एक डाइपोल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या क्या होगा? आपने पढ़ा था ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक डाइपोल है, डाइपोल मतलब -q + q। ठीक है, हाँ, ऑप्शन ए इज राइट, वेरी गुड। देखो कैसे, देखो ये डाइपोल है तो इस पे QE फोर्स इधर लगेगा और -q पे फोर्स किधर लगेगा? अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड।
अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। हिमांशु चंदेल सेकंड थर्ड नहीं होगा बेटा, ऑप्शन ए राइट होगा। हाँ ए सबका सही है। तो देखो मेरी बात सुनो, हाँ देखो प्लस का क्यू फोर्स इधर लगा, माइनस का क्यू फोर्स इधर लगा, हाँ बाकी सबका ठीक है। तो नेट फोर्स क्या हो गया बेटा, जीरो। नेट फोर्स क्या हो जाएगा आपका, जीरो। तो देखो नेट फोर्स जीरो, थर्ड ऑप्शन में सही है। मतलब अभी अभी आपने पढ़ा कि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, माइनस पी डॉट ई, मतलब ये भी सही है। और अभी मैंने बताया था जब किसी डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो टॉर्क कितना एक्सपीरियंस करता है, पी साइन थीटा। जब किसी डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, पी साइन थीटा। तो उसको क्या लिख सकते हो आप लोग, पी क्रॉस ई। क्या लिख सकते हो आप लोग, पी क्रॉस ई। तो ऑप्शन ए इज राइट, तीनों सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर एक बार नोट करिए जल्दी से इसको। हाँ बिल्कुल, आपका क्वेश्चन लास्ट में डिस्कस करूंगी, थोड़ा सा टॉपिक से अलग है ना इसलिए। हाँ नोट करिए इस क्वेश्चन को, सभी स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मैं इस क्वेश्चन को बोर्ड पे लिखती हूँ, देखो। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन को पहले मैं बोर्ड पे लिख लूँ ताकि आपको क्वेश्चन समझ आए, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास, ए मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस हैज परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। ए मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस has permanent electric dipole moment, has permanent electric dipole moment, electric dipole moment equal to 10⁻⁻29 कूलम मीटर। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। A mole of this substance is polarized. A mole of this substance is polarized. ठीक है। अब आपसे कह रहा है आपसे पास, by applying the strong electric field, by applying the strong electric field as per 6 volt per meter, the direction of electric field is suddenly changed by an angle of 60 degree. The direction of electric field is changed by an angle of 60 degree. The direction of electric field is changed by an angle of 60 degree. Estimate the heat released by the substance. Estimate the heat released by the substance in arranging its dipole along the new direction of electric field. Along the new direction of electric field. New direction of electric field. Simplicity, assume that polarization of a sample is 100%. Assume that polarization is 100%. क्वेश्चन को समझिए पहले, क्वेश्चन को देख के नहीं घबराना, कि इतना बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत इजी है। एक बार आप क्वेश्चन को पढ़िए,
और समझिए, आप क्वेश्चन को समझिए एक बार, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से मैं आती हूँ, एक सेकेंड। हाँ जी, हो गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा आपसे, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस हैज परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दे रखा है 10⁻29 कूलम्ब मीटर। ए मोल ऑफ दिस सब्सटेंस इज पोलराइज्ड। ये एक मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट है बेटा, ये एक मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, एक मोल के लिए बात कर रहा है वो, ठीक है। तो 1 मोल कितने के बराबर होता है बेटा, 6.023 10⁻23। ये होता है 1 मोल कितने के बराबर, 6 इंटू 10⁻23। ये होता है, आप अप्रोक्सीमेटली 6 लिख लो, आप अप्रोक्सीमेटली क्या लिख लो, 6 इंटू 10⁻23। फिर क्या कह रहा है आपसे, ए मोल ऑफ दिस सब्सटेंस इज पोलराइज्ड बाय अप्लाइंग अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कितने दे रहा है, 10⁻6 वोल्ट पर मीटर, 10⁻6 वोल्ट पर मीटर। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज बाय एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। कितने डिग्री पे चेंज हो गया, 60 डिग्री पे। एस्टिमेट द हीट रिलीज्ड बाय द अलाइनिंग इट्स डाइपोल अलोंग द न्यू पोजीशन, ठीक है। हाँ तो देखो मैं एक बार क्वेश्चन को करती हूँ, अगर मैं ऐसा हटा रही यहाँ से, मैं एक बार दोबारा से क्वेश्चन को समझाती हूँ। देखो पहले क्वेश्चन का एक मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट दे रखा है, क्वेश्चन के एक मॉलिक्यूल का जो डाइपोल मोमेंट है, एक 1 मॉलिक्यूल डाइपोल मोमेंट वो कितना दे रखा है बच्चों, 10⁻29 कूलम्ब मीटर, ठीक है। आपसे पूछा 1 मोल के लिए, आपसे किसके लिए पूछा, फॉर 1 मोल, और 1 मोल में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, 6 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होंगे, 10⁻23। तो आपके पास टोटल डाइपोल मोमेंट कितना आ जाएगा, टोटल डाइपोल मोमेंट। अरे एक पेन का मूल्य 4 रुपए, 5 पेन का मूल्य पूछे तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4, यही करते हो ना। तो एक मॉलिक्यूल का इतना, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इसके लिए कितना हो जाएगा, 6 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय 10⁻29। तो कितना आ जाएगा, 9 में से 3 गया 6, तो 6 इंटू 10⁻6 कूलम्ब मीटर। तो ये क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए, 1 मोल के लिए ये क्या आ जाएगा बेटा, टोटल डाइपोल मोमेंट। ये क्या आ जाएगा, 1 मोल के लिए टोटल डाइपोल मोमेंट। फिर वो कह रहा है कि पहले ये डाइपोल और ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक डायरेक्शन में थे, ये फर्स्ट सिचुएशन थी, ये फर्स्ट कंडीशन थी, ये क्या थी बेटा, फर्स्ट कंडीशन थी, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन में अगर मैं बात करूं, फिर उसने क्या कह रहा है वो सेकंड में, कि जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल है वो कितना हो गया, 60 डिग्री। तो आपको इस पोजीशन तक लाने में कितनी एनर्जी रिलीज होगी, तो जितना वर्क डन होगा उतनी एनर्जी क्या होगी बेटा, रिलीज होगी। जितना वर्क डन होगा उतनी ही एनर्जी बेटा क्या होगी, रिलीज होगी ना। हाँ अब देखो कैसे करेंगे, ये सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन। तो आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला एट एनी एंगल, आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला एट एनी एंगल क्या होता है, माइनस पी कोस थीटा। तो इनिशियल के लिए बात करूं मैं, तो U1 माइनस पी कितना है, देखो ये 6 इंटू 10⁻⁻6 और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दे रखी थी, 10⁻6 वोल्ट पर मीटर, 10⁻6 और थीटा इनिशियली कितना आपका 0, तो कोस 0, ठीक है। तो आपको क्या आया, 6 माइनस
ये आपस में कैंसिल, 6 जूल आ जाएगी इनिशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी माइनस का 6 जूल। अब फाइनल देखते हैं, इसको U2 लिख लो, फाइनल को U2 सेकंड में क्या हो जाएगा, माइनस पी कोस 60। अब की बार एंगल कितना बच्चा, इलेक्ट्रिक फील्ड और P के बीच में 60 डिग्री का, तो U2 बराबर माइनस पी, P की वैल्यू कितनी है बेटा, ये रही आपके पास, ये रही 6 इंटू 10⁻⁶। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आपका 10⁻⁶, और cos थीटा की वैल्यू 1/2, तो 2 से 3 पे कैंसिल, तो U2 कितना है -3, ये आपस में कैंसिल जूल। तो वर्क डन क्या होगा बेटा, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, तो फाइनल क्या है माइनस का 3 और ये कितना है माइनस का 6, तो कितना आ जाएगा -3 + 6, तो 3 जूल। तो वर्क डन आंसर कितना आ जाएगा बेटा आपका 3 जूल। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन कितना आंसर कितना आ जाएगा बेटा आपका माइनस का प्लस का 3 जूल। यस, बताओ समझ आई ये बात। क्वेश्चन देखो देखने में बहुत बड़ा सा था। हाँ हर्ष, आपका डाउट था बेटा, ये समझ आ गया हर्ष? देखो मैं फिर से समझाऊं, ये क्वेश्चन नहीं आया तो बेटा सभी बच्चे रिस्पॉन्स करें, नहीं आया तो दोबारा से बताओ। अक्षत, निहारिका, प्रीति, खुशी सैनी, कोमल, इंदु, सभी बच्चे आंसर दे। रितेश, सबको आ गया, सभी बच्चों का रिस्पॉन्स आया बेटा। हाँ तो देखो पहली कंडीशन में डायपोल ऐसे रखा था, आपको पता है एट एनी एंगल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये है बेटा, ठीक है। तो एक बार थीटा 0 रख दो और एक बार थीटा 60 रख दो, फिर वर्क डन क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। वर्क डन क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। हाँ अब इनको घटा दो। आ गया समझ में इतना? जल्दी से नोट करिए, यस जल्दी नोट करिए। हाँ जल्दी नोट करो। एक और क्वेश्चन देखो, आपका सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ है, वो करते हैं, जल्दी नोट करो। हाँ हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड इलेक्ट्रिक, ये हर्ष आपके जो क्वेश्चन पूछा था सेकंड उसके जैसा ही है बेटा ये, ठीक है। हाँ बस मैं थोड़ा सा अलग से मैंने लिखा नहीं ना उसको, फिर उसमें है फोन में तो इसे थोड़ा सा इससे लिख लूं। इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर, इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ लेंथ, सेम क्वेश्चन है जो आपने पूछा, बस वैल्यू थोड़ी अलग है। 4 सेंटीमीटर when placed with its axis, placed with its axis, with its axis make an angle of 60 degree, makes an angle of 60 degree with a uniform electric field, with a uniform electric field, ठीक है। एक्सपीरियंस है टॉर्क, एक्सपीरियंस है टॉर्क एक्सपीरियंस है टॉर्क ऑफ 4√3 न्यूटन मीटर। Calculate the magnitude of electric field, potential energy of the dipole. Calculate the magnitude of electric field. A पार्ट में पूछा है और B पार्ट में पूछा है कैलकुलेट द, B पार्ट में क्या पूछा आपसे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल। इफ चार्ज दे रखा आपको +-8 नैनो कूलम, चार्ज की वैल्यू दे रखी है +-8 नैनो कूलम। ये क्वेश्चन गिवन आपको,
एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर। ठीक है, हाँ, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कैसी होगी? पॉजिटिव होगी ना, फाइनल माइनस इनिशियल। इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा नेगेटिव होगी। जब इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा वर्क डन होगा तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स लिखते हैं, ये तो लिखते हो ना, माइनस डब्ल्यू यू एफ माइनस यू आई, ये इलेक्ट्रिक फोर्स के केस में होता था। और डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू एक्सटर्नल के केस में यू एफ माइनस आई, यही तो करते थे ना हर्ष। नहीं, -3 जूल कैसे आएगा? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, हीट एनर्जी जो रिलीज होगी, इलेक्ट्रिक फोर्स थोड़ी ना वर्क डन कर रहा है यहाँ पे। भाई डायपोल की पोजीशन चेंज हुई तो आपने वर्क डन करा ना। पहले डायपोल ऐसे रखा हुआ था तो अपने आप तो 60 डिग्री पे नहीं गया। सुनो सुनो, अरे सुनो सुन, अब ये देख यहां से हर्ष, मेरी बात सुन, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स है, ठीक है। पहले डायपोल ऐसे रखा हुआ है, जब वो इस एंगल पर गया तो आप अपने इस एंगल से इस एंगल तक रोटेट करने में कितना वर्क डन होगा? इस एंगल से इस एंगल तक रोटेट करने में जो वर्क डन होगा, तो आपको रोटेट करा, आपने करा ना, अपने आप तो वो रोटेट नहीं हुआ ना, आपने वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स करा ना। यहाँ पे आपने यहाँ पे क्या करा? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो वर्क डन, अगर क्वेश्चन में वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहा है तो कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा ना। भाई मैंने ये करा कि मेरे पास इनिशियल एनर्जी आई थी -6 जूल और मेरे पास फाइनल एनर्जी आई है -3 जूल, तो मैं क्या करूंगी? फाइनल माइनस इनिशियल। वर्क डन किसके बराबर होगा? फाइनल माइनस इनिशियल। तो क्या हुआ? फाइनल क्या है? -6 माइनस -3, सॉरी फाइनल क्या है? -3 माइनस -6। तो आंसर में क्या आएगा आपका? ये प्लस हो गया, -3 प्लस 6, तो 3 जूल आएगा ना हर्ष। यस हर्ष, बेटा एक बार देखिए, माइनस ही क्यों? कंसेप्ट भी तो देखो क्या पूछ रहा है आपसे। आपके क्वेश्चन में भी यही पूछा था, थोड़ी वैल्यू अलग हो सकती है मे बी। हाँ, फील्ड की वजह से अगर डिस्प्लेस होगा तो फिर माइनस आ जाएगा ऑप्शन में। अगर फील्ड की वजह से डिस्प्लेस होगा ना तो क्या हो जाएगा? यही देखो, ये वाला कंसेप्ट देख हर्ष बेटा, यहाँ इधर देख, इफ इट डिस्प्लेस्ड विद द फील्ड तो आंसर में माइनस आएगा, फिर तेरा आंसर हो जाएगा यहाँ पे -6 -3, तो माइनस माइनस प्लस -6 + 3, फिर तेरा आंसर -3 जूल हो जाएगा। अगर फील्ड की वजह से होगा तो फिर माइनस आ जाएगा, ठीक है। अगर आप एक्सटर्नल वर्क कर रहे हो तो फिर प्लस आएगा। हर्ष, इज दिस पॉइंट इज क्लियर और नॉट? हाँ, तो उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिर माइनस आ जाएगा। तेरा जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग फिर माइनस आ जाएगा, ठीक है। मैंने यही कहा था, मैंने वो लिखा नहीं तेरा क्वेश्चन, लेकिन ये आ जाएगा उसमें, ठीक है। हाँ, तो आप क्लियर हो गया, ठीक है। एक बार डिस्कस कर लेना फोन पे, फिर और बता दूंगा अच्छे से, ठीक है। हाँ, अब देखो यहां से, अब इस क्वेश्चन में देखो, पहले इस क्वेश्चन में देखिए बेटा, हाँ सुनो सुनो, इस क्वेश्चन में चार्ज दे रखा आपको +-8 नैनो कूलम। चार्ज कितना दे रखा है? +-8 नैनो कूलम। अब देखो क्वेश्चन में पूछा क्या आपसे? पहले इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है,
तो देखो टॉर्क, देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है बेटा आपको, टॉर्क दे रखा है। कहाँ पे दे रखा था, टॉर्क, ये रहा। तो क्वेश्चन में टॉर्क दे रखा है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या था, P sin थीटा। जब किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या आएगा, P sin थीटा। अब टॉर्क की वैल्यू क्या है, 4√3 P। डाइपोल मोमेंट दे रखा उसने 4 कूलम मीटर। डाइपोल मोमेंट की वैल्यू है 4 कूलम मीटर, ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, साइन थीटा एंगल कितना है बेटा, 60 डिग्री, साइन 60। तो 4√3 ये बाई 4 E। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई, √3/2। अरे साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 ही होगी ना। 4 से 4 कैंसिल, तो ये बना आपके पास √3 से √3 भी कैंसिल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी आपके पास, 2 वोल्ट पर मीटर। अरे यही आएगी ना, देखो कैलकुलेट करके, इस 4 से ये 4 कैंसिल। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। कितनी हो जाएगी, √3/, देखो, हाँ एक मिनट रुको, एक मिनट। ये डाइपोल मोमेंट निकालते बेटा, P का भी डाइपोल की लेंथ है बेटा, ये लेंथ है। डाइपोल की लेंथ दे रखी है 4 सेंटीमीटर, लेंथ दे रखी है 4 सेंटीमीटर, और चार्ज कितना आपका 8 नैनो कूलम। तो चार्ज क्यू कितना, 8 नैनो कूलम। हाँ सुनो देखो, ठीक है। हाँ देखो, तो पहले डाइपोल मोमेंट निकाल लेते हैं। तो Q इंटू एल, तो Q कितना 8 नैनो कूलम, नैनो मतलब 10⁻⁹, और लेंथ 4 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर के मीटर बना लो, 4 इंटू 10⁻² मीटर। इसको एक बार सोल्व कर लो डाइपोल मोमेंट को पहले। तो ये 32 इंटू 10⁻11 कूलम मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, कूलम मीटर, ठीक है। अब टॉर्क कितना आ गया, P की वैल्यू 32 इंटू 10⁻11, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालनी है, ठीक है। और टॉर्क दे रखा बेटा 4√3, और आपके पास साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन 60। तो साइन 60 कितना होता है, √3/2। साइन 60 की वैल्यू √3/2, मैं यहां सीधा लिख दूं, √3/2। अब यहां से देख लो, √3 से √3 कैंसिल, ये आएगा 4/32, और ये 2 इधर आ जाएगा, और ये बचा E इंटू 10⁻11। अभी मैं इसको इतना लिख रही हूँ, ठीक है। इधर से हटा दो अब मैं, तो ये कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, यहाँ से E इज इक्वल टू E इंटू 10⁻11 बराबर 4 से 8 पे, 2 से 4 पे, तो ये आया 1/4, तो ये आ जाएगा 0.25। E इज इक्वल टू 0.25 डिवाइड बाय 10⁻11, 0.25 10⁻11 वोल्ट पर मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई, 0.25 10⁻11 वोल्ट पर मीटर। तो ये वैल्यू किसकी आ जाएगी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, हाँ ठीक है, सही है, वो आपने 2.5 में कन्वर्ट कर दिया ना, हाँ ठीक है, कोई नहीं, ठीक है। देखो फिर से देखो बेटा, आपसे पूछा था पहले पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताइए। किसका मैग्नीट्यूड पूछा था, इलेक्ट्रिक फील्ड का। आपको पता है कि टॉर्क किसके बराबर होता है, P sin थीटा की, ठीक है। आपको पता है डाइपोल मोमेंट क्यू दे रखा है इसने 8 नैनो कूलम, और डाइपोल लेंथ दे रखी है 4 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ से डाइपोल मोमेंट निकाल लिया। अब यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू ये दे रखी थी 4√3, टॉर्क की वैल्यू 4√3 दे रखी थी। हाँ एनर्जी निकालते बेटा अभी। तो ये यहाँ पे P की वैल्यू रख दी, और E इंटू साइन 60 √3/2। तो यहाँ से जब इसको सोल्व करा तो ये वैल्यू किसकी आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की। ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। हाँ, और सेकंड पार्ट में पूछा उसने पोटेंशियल एनर्जी। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, पोटेंशियल एनर्जी। इतना नोट करो, फिर पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, ठीक है। हटा दो इसको। हाँ, तो देखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था बेटा आपके पास,
P की वैल्यू कितनी आई थी बेटा अभी आपके पास 32 इंटू 10⁻11। अरे ये तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू गलत लिखी, माइनस P cos थीटा, ठीक है। तो ये आ गया माइनस P की वैल्यू कितनी आई थी अभी 32 इंटू 10⁻11 और इलेक्ट्रिक फील्ड ये रही 0.25 10⁻11 और cos 60 डिग्री। तो देखो -11 से +11 कैंसिल, माइनस का 32 और ये 0.25 cos 60 की वैल्यू बच्चों 1/2, तो ये 16, तो माइनस का 16 मल्टीप्लाई बाय 0.25, इसको हटा लो तो ये नीचे 100 हो जाएगा, ये 4 पे 4 से ये कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा -4 जूल। तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4 जूल, ठीक है। इतनी बात क्लियर। अरे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4 जूल। हाँ, और हर्ष आपने जो क्वेश्चन पूछा था वो ऐसे ही करना था, उसका आंसर आएगा -2√3। ऑप्शन देख लेना अपना, कर लेगा सेम एज इट इज, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और फिर उससे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाना है। सेम क्वेश्चन था बेटा वो, लेकिन तेरे क्वेश्चन का आंसर आएगा -2√3। हर्ष बता कर लेगा या करवाऊं तेरा क्वेश्चन? सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ी वैल्यूज अलग है। हर्ष एक बार रिस्पॉन्स दे बेटा, आप कर लोगे वो क्वेश्चन या मैं करवाऊं एक बार? कर लोगे? सेम ही है उसका आंसर, तेरा तूने जो क्वेश्चन भेजा था ना उसका आंसर आएगा -2√3। ओके ओके बेटा ठीक है। हाँ अब देखो, हाँ एक क्वेश्चन देखो उसने भेजा था मुझे, विपुल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका। हाँ यस, एक और क्वेश्चन देखो, डाउट है वो किसी बच्चे का, वो डिस्कस कर लेते हैं फिर छोड़ देंगे, ठीक है। अब आप अपनी पोटेंशियल एनर्जी के सारे क्वेश्चन लगा लेना। अब आप पोटेंशियल एनर्जी के सारे क्वेश्चंस लगा लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, देखो क्वेश्चन था बॉब ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। क्वेश्चन था द बॉब ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, द बॉब ऑफ ए सिंपल पेंडुलम हैज ए mass 40 ग्राम and positive charge Q बराबर 4 into 10⁻6 कूलम। It makes 20 oscillation, it makes 20 oscillations in 45 सेकेंड। ये 20 ऑसिलेशन बना रहा है 45 सेकंड में। ए वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंटिंग अपवर्ड, ए वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंटिंग अपवर्ड एंड मैग्नीट्यूड दे रखा है आपको कितना 2.5 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम is switched on. How much time it now it will take? How much time now it will take? How much time now it will take to complete 20 oscillations? 20 oscillations, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे बेटा, यहाँ पे द बॉब ऑफ ए सिंपल पेंडुलम हैज ए मास 40 ग्राम, Q is equal to 10⁻⁴ कूलम, it make 20 oscillation in 45 सेकेंड, ए वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंटिंग अपवर्ड, ठीक है। तो देखो, तो 20 ऑसिलेशन जो है वो कितने सेकंड में कर रहा है बेटा 45 सेकंड में। तो एक ऑसिलेशन कितने में करेगा 45/20 सेकंड में, ठीक है। हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है T = 2π√L/g। ये वो पहली कंडीशन जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई
जैसे आपने +1 में जब एक्सपेरिमेंट करा तो मैंने कहा था वो जितनी ऑसिलेशन ले रहा है उसको उसकी टाइम गिवन टाइम से डिवाइड कर दो। जो टाइम है उसको गिवन ऑसिलेशन से क्या कर दो, डिवाइड। जैसे आपने 60 सेकंड, आपके 10 ऑसिलेशन में 60 सेकंड लगे तो 10 से क्या कर दोगे, डिवाइड। तो ये टाइम पीरियड आ जाएगा। और ये क्या है, टी, सॉरी ये क्या है, टी 60 सेकंड तो, और ये 10 क्या है, ऑसिलेशन। तो मैंने बताया था जब +1 में आपने एक्सपेरिमेंट करा तब भी कि आपके पास मान लें 10 ऑसिलेशन में 60 सेकंड लेता है तो टाइम को और नंबर ऑफ ऑसिलेशन से जब डिवाइड कर दोगे तो टाइम पीरियड की वैल्यू है वो। तो यहाँ पे टी की वैल्यू कितनी है बच्चा बेटा, 45/20, 2 पाई एल लेंथ, जी की वैल्यू 10। ठीक है, इसको यहाँ से सोल्व कर लो। इसको जब आप यहाँ से सोल्व करोगे बेटा तो ये वैल्यू आ जाएगी 45/20 का स्क्वायर, 45/20 का स्क्वायर बराबर 4 पाई स्क्वायर, और L/G की वैल्यू 10। तो इसको काट लो, 5 4 जा 5 9 जा, ठीक है। तो ये डिवाइड बाय 16, 9 9 जा 81/16, और ये आ जाएगा नीचे 1/4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 10 बराबर L। ठीक है, तो ये वैल्यू L की आ गई बेटा आपके पास। L लेंथ मिल गई, इतना नोट करो फिर आगे डिस्कस करते हैं। इतना नोट कर लीजिए फिर आगे डिस्कस करते हैं जल्दी से। ठीक है, हो गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है ए वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड इज पॉइंटिंग अपवर्ड। एक वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड को किधर पॉइंट कर रही है, इन अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो एक बार मैं इसको हटा रही हूं यहां से, ये क्वेश्चन भी हटा रही हूं मैं। अब ये आपके पास एक बॉब है, देखो ये आपका एक बॉब था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इस बॉब के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये पहले ये बॉब यहाँ पे ऐसे था, पहले ये ऐसे था तो ये ऑसिलेट कर रहा था ऐसे 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 ऐसे। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी वर्टिकली अपवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर है। तो देखो इस बॉब के वेट के कारण फोर्स इधर लगेगा mg, और इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगा, इस बॉब के ऊपर की डायरेक्शन में। तो नेट एक्सेलरेशन क्या होता है, आप लिखेंगे एक्सेलरेशन ए F पर, तो ये बॉब ऐसे ऑसिलेट करेगा फोर्स के कारण, तो F बराबर ma बराबर QE। तो A के आगे QE/m। तो नेट एक्सेलरेशन इस सिचुएशन में कितना हो जाएगा बेटा, एक तो G एक्सेलरेशन लग रहा है और एक कितना है QE/m, तो G माइनस का QE/m। ये बात समझ आई भाई। ये बॉब है, अब एक इस पे फोर्स लग रहा है QE, तो एक्सेलरेशन निकालो। एक तो एक्सेलरेशन G लग रहा है नीचे की डायरेक्शन में, और एक फोर्स के कारण एक्सेलरेशन लग रहा है, तो वो फोर्स के कारण, इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण एक्सेलरेशन कितना लग रहा है, QE/m। तो ए नेट एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, G माइनस का QE/m। ठीक है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई, अब की बार क्या बन जाएगा, T डैश L/G। ठीक है, अब यहां से मैं पहले G डैश, ये G डैश की वैल्यू है, पहले मैं इस G डैश को सोल्व कर लेती हूँ। यहाँ पे ये इतना नोट कर लो जल्दी से, मैं इस G डैश को सोल्व कर लेती हूँ। तो मैं लिखूंगी G माइनस का QE/m। तो G की वैल्यू बेटा 10 रखोगे, और चार्ज कितना दे रखा था आपको क्वेश्चन में, मैं लिख देती हूँ बार। चार्ज Q की वैल्यू थी आपकी 4 × 10⁻⁶, और इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी थी बेटा आपको कितनी, 2.5 10⁴। ठीक है, और मास था 40 ग्राम, तो 40 × 10⁻⁻3। इसको जब आप यहाँ से सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी 0.75। इसको सोल्व कर लेना बेटा। तो जब आप इसको यहाँ से सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 7.5। मैं शायद गलत लिख गई, अप्रोक्सीमेट लिख लेना बेटा। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7.5। ठीक है, अब इधर से हटा दूं। अब आपसे पूछा था टाइम पीरियड, जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं तो टाइम पीरियड की वैल्यू आपसे पूछ रहा है वो। ठीक है, तो T बराबर 2 पाई L अपॉन में आप लिखेंगे नेट G डैश, G माइनस का QE/m। तो T बराबर 2 पाई L की वैल्यू कितनी आई है, देखो ये रही 81 × 10 डिवाइड बाय 64, 16 × 64 पाई स्क्वायर। ये L की वैल्यू है बेटा,
और ये QE/M की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 7.5, तो मैं नीचे इसको 7.5 से मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है, अब मुझे इसको यहाँ से सॉल्व कर लेना है। जब आप इसको यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी 2.6 सेकेंड। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.6 सेकेंड। ये एक ऑसिलेशन के लिए टाइम पीरियड है। दिस इज द टाइम पीरियड, दिस इज द टाइम पीरियड फॉर वन ऑसिलेशन, ठीक है। आपको कितने ऑसिलेशन के लिए टाइम पीरियड चाहिए बेटा? आपको टाइम पीरियड कितनी ऑसिलेशन के लिए चाहिए? 20 ऑसिलेशन के लिए। तो आप लिखेंगे टाइम पीरियड फॉर 20 ऑसिलेशन, टाइम पीरियड फॉर 20 ऑसिलेशन। तो क्या कर दोगे? देखो एक ऑसिलेशन के लिए टाइम पीरियड कितना 2.6, तो 20 के लिए कितना हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाई 2.6, कितना हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाई 2.6, तो आंसर आ जाएगा 52 सेकेंड। आंसर कितना आ जाएगा बेटा वहां से आपका 52 सेकेंड। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, पहली कंडीशन में आपको सिर्फ ये दे रखा था कि बॉब रखा, कोई फील्ड नहीं थी, तो बॉब ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं, तो टाइम पीरियड 2πL/g लगाएंगे। ठीक है, यहाँ से आपको टाइम दे रखा है कितना 20 ऑसिलेशन के लिए उसने टाइम दे रखा था 45 सेकेंड, तो एक ऑसिलेशन के लिए कितना हो जाएगा 45 डिवाइड बाई 20। तो ये t मुझे गिवन था, g मुझे पता था, तो मैंने L निकाल लिया। दूसरे कंडीशन में अब इस बॉब को इलेक्ट्रिक फील्ड में अप्लाई कर दिया, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने रखा तो आपके पास क्या हो जाएगा, नेट एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगा। देखो इस बॉब के ऊपर एक तो ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन है, एक इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण एक्सेलरेशन है, तो नेट एक्सेलरेशन क्या है g माइनस QE/m। मैंने पहले इस QE/m इसको सोल्व करा तो ये लगभग 7.5 आ गया, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2πL/g माइनस का QE/m हो जाएगा। अब ये सब वैल्यू रख दूंगी तो मेरे पास ये टाइम पीरियड आएगा 2.6 सेकेंड। ये टाइम बेटा 1 सेकेंड के लिए है, ये 1 ऑसिलेशन के लिए है ये टाइम पीरियड। ठीक है, दिस इज द टाइम पीरियड फॉर 1 ऑसिलेशन। ठीक है, आपको किसके लिए पूछा है 20 ऑसिलेशन के लिए, तो 20 से क्या कर दोगे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर। समझ आ गया बेटा, ये कर लेना। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।